तो हेलो गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी का 2 सेशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। ये है तीसरा सेशन जो है इकाई 1 का ख। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं लोग, जिसका नाम है जल संसाधन। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत सारी चीज़ें नया जानने के लिए मिलेगा। अगर नए बच्चे होंगे तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेशन चल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके बारे में डिटेल समझेंगे लोग। इसका नाम है, चैप्टर का नाम जल संसाधन। कई बार मैं बता चुका हूँ, संसाधन मतलब आपके काम की जो चीज़ है वो संसाधन कहलाती है। जल भी आपके काम की चीज़ें है, जल भी आपके लिए उपयोग में आता है, तो जल भी संसाधन हो गया। यहाँ आएंगे तो एक ही वर्ड लिखा हुआ है। 2008 में क्या हुआ था, कोसी नदी द्वारा बहुत ही बाढ़ हुआ था। अगर अमूमन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन इसी तरह पूछ दे कि किस वर्ष बिहार में बाढ़ आया था कोसी नदी द्वारा, निम्न में से किस वर्ष कोसी नदी द्वारा बिहार में भयंकर बाढ़ आया हुआ था, तो उसमें से अगर दे दे 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह करके कोई भी ऑप्शन दे तो 8 वाला ऑप्शन जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो याद रखिएगा जल जो है ना हमारे लिए ज़रूरी है ना। और लेकिन जल से भले ही तांडव होता है, मतलब तांडव मतलब होता है जल बहुत ही विनाश के कारण बनता है ना। पूरी तरह से बाढ़ ला देता है, पूरी तरह से बर्बाद करता है। लेकिन अगर आप प्राचीन इतिहास जानते होंगे या प्राचीन समय से देखते आ रहे होंगे, समझते आ रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, ये बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास जो हुआ है वो सब नदी घाटी के पास ही हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी का हुआ है। जैसे अगर कहा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अगर देखा जाए तो वो दजला फरात नदी किनारे हुआ था। चीन की सभ्यता देखा जाए तो वो हांग हो नदी किनारे हुआ था। भारत की सभ्यता और पाकिस्तान की सभ्यता देखा जाए तो वो सिंधु नदी किनारे हुआ था। बिहार की अगर शुरुआत हुई तो ये गंगा नदी किनारे हुआ था, ठीक है। तो दुनिया की अगर बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताओं को अगर ध्यान से देखा जाएगा, जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास हुआ था, है ना। तो वो सारी सभ्यताओं जो है नदियों के पास विकास हुआ था। क्यों? इसका एकमात्र कारण है कि पहले के ज़माने में उद्योग धंधे नहीं थे। पहले था ज़मीन, होता था खेती ज़्यादा। जो नदी है, नदी के पास की ज़मीन उपजाऊ होती है और नदियों से पानी सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह से उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए नदी के पास ही लोगों की जो सभ्यता है जो है, लोगों का जमाव ज़्यादा हो रहा था, उसी एरिया में लोगों का बसाव ज़्यादा होता था। इसीलिए नदियों के पास में ही सभ्यताएँ देखने के लिए मिलती है कि नहीं है। आगे जी, 3/4 जो भाग है जल से ढका हुआ है। 3/4 का मतलब हो गया, सिंपल समझिए, 71% जो जल है और 29% जो है ज़मीन है कि नहीं है। आगे आते हैं, स्वच्छ सहित जल अपवा और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है ना। स्वच्छ जल सतही अपवा और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त, यानी जो हम लोग को पीने पानी होता है ना, वो एक तो है ना, एक तो जल सतही अपवा मतलब ऊपर पर जो जल आता है ना। सतही अपवाह मतलब होता है कि ऊपर से जो जल मिलता है हमें, सतह के ऊपर जो जल मिलता है कि नहीं, उससे, और भूमिगत जल के स्रोत 2 तरह से हमें मिलता है। एक तो भूमि के ऊपर है और एक भूमि के अंदर है। ऊपर भी जो जल है वो बहुत सारे ऐसे है जो जल स्वच्छ है कि नहीं। और जो भूमि के अंदर है, यानी भूमिगत मतलब होता है भूमि के अंदर जो जल है वो भी हम लोग बोरिंग से, नल से, कल से, जैसे भी निकालते हैं लोग, है ना, वो भी जल क्या है, स्वच्छ है, पीने लायक है, ठीक है। अब एक तो जल सतत नवीकरणीय है और ये पुनः भर्सन जलीय चक्रीय द्वारा होते रहता है। मतलब कि जल जो होता है ना, ये पुनः चक्रण होते रहता है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जल जो है ये समाप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सब जल ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जल जो है कंटिन्यू फिर वापस जो है ये पुनः चक्रित होते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि जल वाष्पित होकर आसमान में जाता है, आसमान में जाके बादल बनता है जिसको संग्रहण बोलते हैं, और वो फिर पिघल के फिर नीचे आता है जिसको बोलते हैं वर्षण, ठीक है। इस प्रक्रिया से जल जो होता है लगातार जो होता है ये पुनः चक्रित करते हैं, मतलब आया गया फिर वापस आया, ठीक है। तो इससे क्या होना, जल जो है समाप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ इस जल की नहीं बात कर रहा है कि खारा पानी या मीठा पानी। खारा पानी तो कभी भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन मीठा पानी दिन पर दिन कम होते जा रहा है, जिसका कारण आगे आएगा, बताऊंगा, ठीक है। आगे जी, जल की नवीकरण निर्बाध गति से हो रहा है, ठीक। यही कारण है कि नवीकरणीय संसाधन भी है, फिर भी विश्व में अनेक जगहों पर जल की कमी है और प्यासे लोग। मतलब जल नवीकरणीय है, मतलब कभी समाप्त नहीं होगा, फिर भी जल की कमी होते जा रहा है। जल समाप्त नहीं होगा, फिर भी समाप्त हो रहा है। यहाँ 2 वर्ड आ गया। इसका मतलब कह रहा है क्या, जल कहने का मतलब क्या है कि खारा पानी, मीठा पानी दूरी की बात कर रहा है। खारा पानी समाप्त नहीं हो रहा है, मीठा पानी दिन पर दिन समाप्त होते जा रहा है, ठीक है। अब यह कह रहे हैं जल की स्रोत, मतलब जल हमें आपको कहाँ से मिलता है, ठीक है। पहली बात तो पृथ्वी हम लोग का नीला ग्रह इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि एकमात्र धरती जो है पूरे ग्रहों में जिस पे जल की उपलब्धता है, बाकी किसी ग्रह पर जल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा। तो सिंपली बात है कि जल का स्रोत हम लोग को पहले तो हम लोग को धरती से मिल जाता है ना। उसके बाद देखेंगे तो जल को बांटा हुआ है ना। एक बांटा है कि भूपृष्ठीय जल मतलब भूमि के ऊपर, एक भूमिगत जल यानी धरती के अंदर, वायुमंडलीय जल यानी हवा में मौजूद जल होता है, महासागरीय जल ये जल, ठीक है।
हवा में भी, वायुमंडल में भी जल होती है, वही वायुमंडल का जल ही तो बारिश के रूप में नीचे बरसता है। और महासागरीय जल, महासागर में खुद जल है कि नहीं, भूमि के ऊपर जल है, मतलब जैसे तालाब में, झील में, झरना में है कि नहीं, नदियों में, ये हो गया सब भूपृष्ठीय, भूमि के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद भूमिगत यानी अंदर में जो जल है। अब यहाँ लिखा हुआ है विश्व की कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। इसमें मात्र 2.5% जो है अलवनीय यानी मृदु जल है, अलवनीय जल है, ठीक है। अलवनीय जल मतलब कहा जाता है कि लवणीय नहीं है, अलवनीय यानी अच्छा जल है। अच्छा जल कितना भैया, 2.5%, याद रखिएगा 2.5% मात्र है अच्छा जल। और देखा जाए महासागरीय जल देखा जाए यानी महासागरों का जो जल है वो कितना 97.3, यहाँ दिखा है 96.5। अब मैं 97.3 क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में जब पढ़ा रहा था तो उसमें पूरा बाई चार्ट बना हुआ था कि समुद्रों में जल कितना भैया, तो 97.3, नदियों में जल कितना भैया 0.0001%, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बताया था कि लवणीय जल कितना, अलवणीय जल कितना, वो बताया था कि 2.5% जो जल है वो क्या भैया, अलवणीय यानी कि पीने वाला जल है, जिसमें से 1.5% जो है बर्फ के रूप में जमा हो और 1% मात्र जो जल है वो हमारे पीने योग्य आता है। मतलब पूरी दुनिया में मात्र 1% जो जल है जो पी रहे हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जल का विशाल भंडार होने के कारण इस महासागर बड़े बड़े जल संग्रह के केंद्र है, इसीलिए इसे जलधि की संज्ञा दी गई। जलधि मतलब जल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये जो नोट किया हुआ ना, ये NCERT का मतलब उसमें दिया हुआ था इस चैप्टर से एक्स्ट्रा। मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि NCERT से मैं पहले उसको देखकर समझकर उसमें नोट डाउन कर लेता हूँ, ताकि जो है आपको ये परेशानी नहीं हो कि NCERT पढ़ूँ कि SCERT पढ़ूँ, ठीक है, समझ गया ना। तो आगे आ जाइए। तो यहाँ लिखा है कि इजराइल जो है ना, इजराइल क्या किया भैया ना, इजराइल में वर्षा जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, समझ ना, मतलब क्या है, वर्षा वहाँ बहुत ही कम है, ठीक है, फिर भी अपने आप को मैनेज कर लेते। तो इजराइल में कितना वर्षा हो रहा है भैया, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद से यहाँ लिखा हुआ है विद्युत जो है, जल जो है 22%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो जल जो है उसमें से विद्युत के लिए कितने % जल का उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत उत्पादन में कितने % जल का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा 22% जल का उपयोग होता है, ठीक है। कितने % भैया, तो 22% जल का उपयोग होता है, ठीक है। आगे चलते, आगे समझते हैं, आगे आएंगे। अब ये एक एक करके सब समझते हैं। भूपृष्ठीय जल के बारे में समझते हैं कि भूमि के पृष्ठ पर यानी धरातल के पृष्ठ पर जल की मूल स्रोत वर्षण है। वर्षण का लगभग 20% भाग ये वार्षिक रूप से वायुमंडल में चला जाता है। मतलब कि जो बारिश होता है ना, उसी कारण से भूमि के पृष्ठ पर जल लगा है, जैसे नदियों में, झीलों में, झरनों में। यहाँ पर पानियाँ आती कहाँ से, तो मोस्टली पानी जो होते हैं बारिश से आती है ना। अब वो बारिश से जो पानी आती है ना, जितना मान के चलो पानी है, इसमें से 20% फिर भाग जाता है ऊपर, यानी 20% जो पानी है जो वो वापस वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। अब लिखा है कुछ अंश भूमिगत के अंदर भी चला जाता है, जबकि अधिकांश भाग नदियाँ, झील, झरनों, तालाबों में चले जाते हैं। शेष जल सागर, महासागर में मिल जाता है। उपयुक्त में से भूपृष्ठ में पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय या धारातलीय जल कहलाता है। वैसे जो चीज़ें मैं समझाया कि भूमि के ऊपर जो जल है वो कौन सा जल है, नदी है, झील है, झरना है। और यहाँ जल की मात्रा जो अधिकतर जो होती है वो कहाँ से आती है, वो बारिश से आती है। बारिश से जो पानी आती है वो फिर 20% वापस चला जाता है कि नहीं है। ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जो जमीन के ऊपर जो जल है उसको बोलते हैं धारातलीय जल या भूपृष्ठीय जल। अब आएंगे भूमिगत जल, यानी भूमि के भीतर जल रहता है। वर्षा जल जब धरातलीय छिद्रों से रीस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा होकर भूमिगत जल कहलाता है। यानी नीचे जाके कठोर शैल यानी चट्टानों में जाकर नीचे, जैसे जमीन से नीचे रीस कर नीचे जाके जमा हो गया तो वो कहलाएगा भूमिगत जल। इस जल के भंडारण से भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यम से जल रीस कर नीचे जाते रहता है, ठीक है, एकत्रित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को भौम जल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जल, भूमि के अंदर जल का एकत्र होना, जमा होना भौम जल कहलाता है। और जिस लेवल पर जल मिल जाता है उसे कहते हैं भौम जल स्तर, जो कि 7th क्लास में है, मैं पढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं है। आगे जाइए। जल संसाधन का वितरण। अब जल वितरण मतलब होता है बांटा गया, मतलब जल कहाँ केने केने बटाया है। तो जल कहीं सब महासागरों में है, कहीं नदियों में है, कहीं झीलों में है, कहीं झरनों में है। उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना जल है, ये सब जानेगा, ठीक है। विश्व में जल का वितरण देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल जो है दक्षिणी गोलार्ध है। अब ये गोलार्ध मतलब क्या होता है, गोला का आधा, मतलब मान के चलिए हम लोग का हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच से आ गया ये विश्वतरेखा, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी क्या बोलते भैया, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, इसको बोलते हैं लोग उत्तरी गोलार्ध। और नीचे लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको क्या बोलते हैं भैया, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब ये दोनों गोलार्ध में देखा जाए तो इस एरिया में ज़मीनी ज़्यादा है और इस एरिया में ज़मीन कम है, यानी यहाँ महासागर ज़्यादा है। तो वही बात कर रहा है, जहाँ महासागर ज़्यादा है वहाँ जल ज़्यादा। तो बोला जाएगा कि निम्न में से किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाएगा या जल का गोलार्ध कर जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
और वही स्थलीय गोलार्ध किसे कहेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। मतलब जमीन स्थलीय गोलार्धोरी ज़्यादा है उत्तर साइड में, ठीक है। अब आएंगे तो पृथ्वी उपलब्ध जल की अधिकांश भाग लवण की उच्च सघनता पर निर्भर करती है, फिर भी जैव विविधता हेतु महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे आ जाइए, जहाँ मछलियाँ है ना, समुद्री जल जीवती वनस्पति एवं खनिज का भंडार पाया जाता है। भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप से पाया जाता है, क्योंकि भारत विश्व में लगभग 16% आबादी रखा हुआ है, ठीक है। मतलब भारत में जो जल है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है हमारे लिए, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी आबादी जो है 16% ना होके यहाँ दिया है 16%, लेकिन पुराना डाटा एक्चुअली में डाटा अभी हो गया है 17.5%, ठीक है। और ये भी 2011 का डाटा बता रहा हूँ, 2021 वाला भी डाटा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 17.5% भारत की जनसंख्या है, और पीने के लिए पता है हम लोग के लिए जल कितना है, मात्र 4% है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था भारत में लोगों को पीने के लिए जल की मात्रा कितनी है, तो याद रखिएगा जल की मात्रा मात्र 4% है, ठीक है। कितना भैया, 4% है, ठीक है। अब प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षन से 1876 घन मीटर भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। यानी 4000 घन मीटर कहाँ से प्राप्त होता है, बारिश से प्राप्त होता है। और 1869 घन मीटर कहाँ से प्राप्त होता है, भूपृष्ठीय यानी जमीन के ऊपर जल। भूपृष्ठीय जल का 2/3 भाग देश की बड़ी नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित होती है। यानी कि भूमि के ऊपर जो जल है भूमि के ऊपर में, वो जल का जो अधिकतर जो भाग है, वो अधिकतर भाग किस में प्रवाहित होता है, तो याद रखिएगा अधिकतर जो भाग होता है वो प्रवाहित होता है कहाँ प्रवाहित होता है भैया, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों में, ठीक है। मतलब ये जो जल है वो 2/3 का मतलब होता है 2/3 × 100 कीजिएगा ना, तो लगभग 66% जाएगा। यानी अधिकतर पानी जो है जमीन के ऊपर जो अधिकतर पानी जो है उसको छेक के कौन रखा है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ रखती है, ठीक है। आज भारत में ऊपर है जी, आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण की गति तेज हो रही है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता है ना 174 घन मीटर हो गई है। मतलब हम लोग जल को भंडार करने में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। स्वतंत्रता के समय मात्र 18 घन मीटर ही हम लोग जल को एकत्रित करते थे, लेकिन अब जो है 174 हो गया, पहले मात्र 18 था, ठीक है। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं, तो नहीं जानते लोग, जही सी बात जानते रहते लोग तो फिर पढ़ते लोग क्यों, ठीक है। यहाँ जी यहाँ लिखा हुआ है कि आप जानते हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मपुत्र गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है, जिसमें ब्रह्मपुत्र जो है 8वें नंबर पर और गंगा जो है 10वें नंबर पर। तो आप सभी कमेंट कर बताइए पूरी दुनिया में 1 नंबर पर सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। चला थोड़ा कमेंट करके बताइए, सीरियसली इसको कमेंट करके बताइएगा दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर देखिए ना, 690 घन मीटर जल की उपयोग कर रहे हैं लोग। कुल भारत में जल का 32% है, यानी कि जल भंडारण करने में हम लोग 32% तक पहुँच चुके हैं लोग, ठीक है। अब आगे लिखा है, ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक वर्षा प्रवाह होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य भंडारण करने की क्षमता न्यून है। अगर उपयोग योग्य जल की भंडारण करने की क्षमता को अनुमानित दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी प्रथम स्थान है। मतलब कि जल को जमा के बचा के जुगा के रखती है कौन, ताप्ती नदी। जल भंडारण करके सबसे ज़्यादा बढ़िया से रखती है तो ताप्ती नदी, जो जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। मतलब जल को जुगा कर रख रही है, छुपा कर रख रही है, बचा कर रही है कौन, ताप्ती नदी। चलो ना, नर्मदा और ताप्ती याद रखिए, नर्मदा और ये ताप्ती, ये दोनों अरब सागर में जाता है, वो इसी नदी की बात कर रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ लिखा भारत की नदियों की द्रोणियों के अनुसार पृष्ठीय और भूमिगत जल का वितरण, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या भैया, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब का दिया हुआ है कि वार्षिक प्रवाह कितना है, उपयोग कितना करता है, अनुपयोग कितना करता है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, पूरी डाटा इसमें दिया गया, ठीक है। आगे आ जाइए, देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग जल है, ठीक है। चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति स्रोत आदि का प्रभाव पड़ता है। समतल मैदानी भागों में, जलज चट्टानी भागों में और भूमिगत जल की अपार राशियाँ मौजूद है, जहाँ भेद्य और प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये आ जाएगा तो हम लोग हो जाएंगे कन्फ्यूजिया है कि नहीं है। तो देखिए, समतल मैदानी भाग जो होता है, समतल मैदानी भागों में, जलज चट्टानी भागों में और भूमिगत जल की अपार राशियाँ मौजूद है। मतलब इन क्षेत्रों में जल की अपार मौजूद है, जहाँ भेद्य या प्रवेश से चट्टानें पाई जाती है। मतलब जहाँ भेद्य और प्रवेश तरह की जो चट्टानें पाई जाती है, वहाँ जल की जो मात्रा है वो ठीक ठाक है। भारत में उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक और हिमालय की नदियों के कारण मिट्टी में निर्मित हुई है। सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते, मतलब पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, हिमालयन की जो नदी वाली जो क्षेत्र हो गई, उन क्षेत्रों में जल की मात्रा अच्छा खासा है।
यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है, यानी पंजाब वाला क्षेत्र और हिमालय की नदियों वाले क्षेत्र में 42% सॉरी जल पाया जाता है। अनुमान के अनुसार में 443.9 अरब घन मीटर जल की उपलब्धता है, जिसका 19% जल जो है अकेले उत्तर प्रदेश लूट लेता है। मतलब कि ये जो पंजाबी मतलब हिमालय जो नदियाँ हैं वो नदियों का 19% जो जल होता है वो अकेले लेकर चला जाता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भूमिगत जल संसाधन का स्वायत्तता अधिक है। मतलब भूमिगत जल का मतलब होता है भूमि के अंदर। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये हिमालय नदियाँ तो जाती नहीं है, तो यहाँ किस प्रकार का जल मिलते हैं, तो भूमिगत जल की अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब जल संसाधनों का उपयोग, तो भैया जल संसाधन का उपयोग जो है हम लोग अनेक बहुत सारे कामों करते हैं। आबादी की वृद्धि के साथ साथ जल की भी मांग तेजी से बढ़ती जा रही। 1951 ईस्वी में भारत की प्रति जल की उपलब्धता थी 5177 घन मीटर। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1951 में भारत की प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी थी, 5177 घन मीटर। 2001 में हो गई 1869 घन मीटर। ठीक है, और इस संभावना है कि 2025 तक पहुँचते प्रति व्यक्ति 1342 घन मीटर ही व्यक्ति रह जाएगा। मतलब कि 51 में 5000 था और 2025 में अभी जो है 1000 यानी 1342 घन मीटर तक जल बच गया। ठीक है, जो कि जल संकट की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिए 51 में फिर से दोबारा 51 में कितना था भैया, तो 5177 था। एक में हो गया 2001 में हो गया 1829 हो गया, और 2025 में 1342 होने की संभावना पूरी तरह से व्यक्त की जा रही है, जो कि जल संकट की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ लिखा है कि जल की मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है। ठीक है, जल सृजन से महत्वपूर्ण प्राणी, वनस्पति अधिकांश भागों में जल होते हैं। अब यहाँ लिखा, क्या आप जानते हैं भैया, प्राणी जो होता है हम लोग यानी जीव जंतु 65% हम लोग के शरीर में जल है, जबकि पेड़ पौधे में 65 से लेकर 99% यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें जल जो है पूरी तरह से मौजूद होता है। जैसे खीरा देख लीजिए, खीरा को 2 मिनट तक जलाइएगा नहीं जलेगा ना, इतना पानी सूखले रहता है कि बहुत रेयर जलता है खीरा, समझ रहे, बहुत समय लगता है जलने में उसको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो हम लोग पेयजल, घरेलू कार्य में, सिंचाई में, बहुत सारी चीज़ में, ठीक है, ये सब चीज़ों में जल का उपयोग हम लोग करते हैं। विद्युत में, इसका निर्माण में, पवन संयंत्र में, मत्स्य पालन में, जल कृषि में, जल क्रीड़ा में, अनेक कामों में जल का उपयोग किया जाता है कि नहीं। देखो घरेलू कामों में देखिए जल का उपयोग जो है पहले था 25 है ना, ये क्या है अरब घन मीटर में दिया हुआ। ठीक है, 25 घन मीटर, उसके बाद से 2000 में हो गया 33, 42, 52 और अब हो गया 2000, मतलब अमूमन 52 अभी जो है 52 घन मीटर जो है 52 अरब घन मीटर यूज कर रहे हैं घरेलू काम में। उसी तरह अन्य का सारी रिपोर्टों को अनुमानित ये रिपोर्टें इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुउद्देशीय परियोजना, एक मिनट देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में सोचते हैं। उसके बाद देखेंगे तो क्या आप जानते हैं यहाँ लिखा है बहुउद्देशीय परियोजना में, तो बहुउद्देशीय परियोजना को देखते हैं ध्यान से, क्या दिया है बहुउद्देशीय परियोजना में। तो जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे कि जो बांध है एक्चुअली में, जो परियोजनाएं जो चल रही है वो बोले थे कि आधुनिक भारत का एक मंदिर है, इसलिए क्योंकि ये परियोजना जो है बहुत सारे कामों में आपको फायदा करेगा। जैसे बांध बना दिए तो एक तो बाढ़ आने से रुक गया, दूसरा उसको जहाँ मर्जी उधर घुमा सकते, मतलब नहर बना देंगे तो उसका डायरेक्शन घूम गया, सिंचाई के लिए व्यवस्था हो गया। तीसरा वहाँ पर विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, और जिस एरिया में उपजाऊपन नहीं था वहाँ उपजाऊपन बना सकते, मतलब अनेक उद्देश्यों से कार्य करते हैं, इसलिए उसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू बोले कि ये आधुनिक समय में एक मंदिर का काम करेगा। मतलब मंदिर क्या होता है, लोगों को सेवा कर रहा है, लोगों को है ना पाल पोस रहा है ना, तो उसी संदर्भ में ये बोले थे कि आधुनिक भारत का ये मंदिर कहलाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, आगे ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं को समझते हैं। इन परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया, और परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य में बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोकना, वही चीज़ जो बता रहे हैं, बिजली उत्पादन, जल उत्पादन, मनोरंजन, अन्य वन्य जीव, मत्स्य पालन, ढेर सारा कार्य कर सकते हैं इस योजनाओं के तहत, जो चीज़ आपको समझा चुके। ठीक है, आगे जी यहाँ लिखा हुआ है कि देख सकते हैं प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजनाओं, कृषि, औद्योगिक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ना, उसके बाद देखेंगे औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समृद्ध रूप से विकसित कर सकेगी। और भारत के अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ, जिसमें भाखड़ा नंगल होगा, तो भाखड़ा नंगल चल जाएगा पंजाब, जो सतलज नदी में, हीराकुंड चल जाएगा आपको उड़ीसा साइड पे ना, जो कि दामोदर नदी पर जी महानदी बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक है, दामोदर आ जाएगा आपका, ये दामोदर जो बंगाल का बोला जाता है शोक नदी। ठीक है, और गोदावरी आ जाएगा, दक्षिण भारत में आ जाएगा। ठीक है, और कृष्णा हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, ये सब दक्षिण भारत में, और स्वर्ण रेखा जो है झारखंड साइड में, और सोन जो है बिहार साइड में। इसकी सोन जो है बिहार की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी पर मतलब बांध बनाया गया, और इससे अनेक परियोजनाएं शुरू की गई। ठीक है, जैसे अनेक परियोजनाएं भारत में आयामी विकास में सहायक रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा आ गया जी।
यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है टिहरी बांध आंदोलन जैसे अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते। मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हो रही थी उसमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि टिहरी बांध आंदोलन जब हुआ है ना, टिहरी बांध आंदोलन हुआ तो उसमें आमतौर पर लोगों ने अपनी ज़मीन आजीविका और संसाधन में लगाव को नियंत्रण को त्याग कर मतलब लोग ज़मीन वगैरह छोड़ छाड़ दिए ताकि हम लोग का बिजनेस हो सके, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ एक लिखा हुआ है, ये क्या आप जानते हैं, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ये गैर यानी NGO द्वारा चलाया गया। इसमें स्थानीय लोग, किसानों और पर्यावरणविद जो पर्यावरण को ज़्यादा कुछ ग्रुप होता है जो पर्यावरण को ज़्यादा देखभाल करते हैं, तो पर्यावरणविद उसे कहा जाता है। और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गुजरात के नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बनने से मतलब रोकने के लिए है ना उसके विरुद्ध में उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। ठीक है, तो याद पहली बात तो याद रखिएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ है, तो भैया गुजरात में बना हुआ है। और किस नदी बना हुआ है, तो नर्मदा नदी बना हुआ है। और इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाया जा रहा था। कौन सा आंदोलन हुआ, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ जी जिसके बदले ना तो इन्हें पर्याप्त मुआवजा मिला था और न ही व्यवस्थित विस्थापित होने के पश्चात उन्हें परियोजनाओं को लाभ मिला। मतलब लोगों को हटा दिया गया कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ पर बांध बनाया जाएगा, और हटा दिया गया, लेकिन उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, ना उनको मुआवजा मिला, ना कोई घर मिला, ना ज़मीन मिला। सरकार उन्हीं से तरह उनको भगा दिया। ठीक है, जहाँ जल कृषि और वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए, वही मृदा की अलवणता और लवणीकरण जैसी गंभीर समस्याओं का उत्पन्न होने, इसी वजह से गरीबी, भूमिहीन और अमीर भूमिहीन के मध्य सामाजिक खाई निर्माण होता प्रतीत हुआ। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे के दिन प्रतिदिन समस्या उत्पन्न हो रही। मतलब कि वही सारी समस्या को बता रहा है कि गरीब लोग और गरीब होते गए और धनिक लोग और धनिक होते गए। ठीक है, आ गया जी। यहाँ इस पेज में देखेंगे, इस पेज में समझेंगे तो क्या चीज़ें दी गई। अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्तियाँ उठाई जाती है। मतलब उनकी जो समस्या है उनके समाधान न करने से ही मेन प्रॉब्लम शुरू होता है। ठीक है, जलाशयों के तलछट्टी में जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब बाढ़ आने के कारण क्या होता है, अपने संगे मिट्टी लेके आती है, गाद लेके आता है। नदी जो होता है ना, अपने संगे बहुत सारा मिट्टी लेके आता है, मिट्टी छोड़ देता है ना यहाँ पर, तो नदी को बहने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो साइड से गुजरने लगता है, जिससे क्या होता है नदी ऐसे फैलने लगता है, दूर तक फैलने लगता है, इससे बाढ़ की एरिया हो जाता है। ठीक है, 2007 में बिहार में भयंकर बाढ़ विशेषता का मंजर देखने के लिए आया था। नेपाल का जो बैराज था जो नेपाल स्थित बैराज द्वारा छोड़े गए जल के अति विकट, असल तो क्या करते हैं, नेपाल जो होता है बार बार पानी को छोड़ देता है बिहार में आने के लिए, कहता है कि भैया हम ना छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगा, तो क्या करें हम, तो छोड़ देता है। जो बैराज मतलब होता है नदी को रोकने के लिए जो बना रहता है, डैम जो बना रहता है, उसी को खोल देता है, बस बिहार में आ जाता है बाढ़, और बिहार में जाता है तबाही, और बिहार में सरकार को है बाढ़ से होती है कमाई, इसीलिए रहता है चुपचाप बूमर करके। ठीक है, सरकार सोरे ना कि बहुत ज़्यादा बाढ़ से कमाई है, बहुत ज़्यादा इन लोग कमाई है। ठीक है, याद रखिएगा। आ गया जी, आगे देखेंगे तो समझेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ के जल प्रदूषण और जल जनित बीमारियां भी फैलने लगती है। मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कमियां बता रहा है। भूकंप भी आता था, जैसे नदियों को पानी के धार को रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ दबाव बनेगा, दबाव से भूकंप आएगा, और उसके साथ साथ पानी गंदा हो जाएगा, जमा होगा, पानी गंदा होगा तो बीमारियां दुनिया भर की उत्पन्न होगी। बहुत सारी चीज़ें लिखा है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि स्वीडन में एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता थी। ठीक है, इससे कम जल की उपलब्धता जल संकट कहलाता है। यानी कि एक आदमी पर दिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। यानी हम लोगों को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता थी। तो थोड़ा ज़्यादा बोले थे, फाल्कन आदमी क्या बोलते थे, थोड़ा फान के बोल दिए थे, फान गए थे ढेरे। याद रखिएगा, 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता हम लोग को पड़ती है प्रतिदिन, और उससे कम है जल, तो इसका मतलब हम लोग जल संकट से जूझ रहे हैं लोग। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ चित्र 3 और 4 में जल संकट की स्थिति को दर्शा, उसको छोड़िए। हम वर्षा में वार्षिक और मौसम परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय तौर पर स्थान की विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते हैं। प्राय जल की कमी, इससे अति शोषण, अति उपयोग और समाज में विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे आएंगे। क्या आप जानते हैं किसी क्षेत्र में प्रचुर जल की उपलब्धता के बावजूद वहाँ जल दुर्गमता प्राप्त होती है। जैसे मेघालय में खूब पानी होता है, फिर भी वहाँ जल की कमी है। हमारे कई शहरों में इसका उदाहरण, जैसे बढ़ती जनसंख्या, इसकी मांग, जल के असमान वितरण जल की दुर्गमता का परिणाम है। जलाधिक्य से न केवल जल का उपयोग बढ़ता है,
है, ठीक है। मतलब जल अधिक होने से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अति शोषण एवं सिंचित जल में भी अति वृद्धि होती की जा रही है, जिससे शुष्क के ऋतु में कृषि किया जा सके, ठीक है। मतलब कि जो सूखा समय है उस समय खेती किया जा सके अगर जल भंडारित करके रखा जाएगा तो, ठीक है। आगे आएंगे तो यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में वर्षा का जल विद्युत के रूप में 22% जो जल है वो उपयोग किया जा रहा है। मतलब जो जल जो होता है ना, वो भारत का जितने भी जल है उसका 22% जो जल है ना उसको बिजली उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण और नगरीकरण का विकास हुआ। आज बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भी अपना पैर जमा लिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मृदु जल का दबाव बढ़ रहा है, मतलब खारा पानी ज़्यादा उत्पन्न होते जा रहा है, ठीक है। संचालित होने के लिए वर्षा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उद्योगों को चलने के लिए ऊर्जा की जरूरी है, और जिसके लिए अधिकांश पूर्ति जल विद्युत में उपयोग हो रहा है। मतलब मशीन लगा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियां, मशीन को चलाने के लिए लाइन चाहिए, और लाइट बिजली के लिए क्या चाहिए, जल बांध बनाना पड़ेगा। बांध बनाएंगे तो जल में दुनिया भर की समस्या जो दिख रहे हैं वो समस्या उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। यहाँ देखेंगे तो क्या आप जानते हैं केवल कानपुर में 180 चमड़े कारखाने, याद रखिए कानपुर में कितना कारखाना है, पुराना रिपोर्ट के हिसाब से 180 चमड़े कारखाने जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल होता है, मतलब गंदा जो जल होता है वो गंगा नदी में विसर्जित करता है। हेलो, ठीक है। बताइए कानपुर में 180 को चमड़ा कारखाना है, वो उससे गंदा जो जल निकलता है वो सीधे गंगा नदी में जा रहा है, जो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। आगे जी, तो कानपुर यानी उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखें तो वही चीज़ कह रहा है कि घरेलू औद्योगिक अवशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों, कृषि प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिलने से जल की गुणवत्ता में बुरी तरह प्रभाव पड़ रही है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। बिहार में और पश्चिम बंगाल में कुछ भागों में जल का अति दोहन से सखिया यानी क्या हो रहा है भैया, संखिया यानी आर्सेनिक, और राजस्थान महाराष्ट्र में ना इससे फ्लोराइड के संकेंद्र में वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में और पश्चिम बंगाल में ना जल बेकार होते जा रहा है, जल में बहुत ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न हो रही है ना, बीमारियां जो हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, कौन सी उसमें रसायन उत्पन्न हो रहा है, तो याद रखिए आर्सेनिक, ठीक है। और वही राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड के संकेंद्र में वृद्धि हुई है, यानी कि जल में जो है ना फ्लोराइड की मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। याद रखिएगा जो शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। सीवेज एवं जल मल में भारत में अधिकांश नगरीय धरातलीय जल दुष्प्रभावित होती है। भारत के अधिकतर भाग नदियाँ आज इससे प्रभावित है। मतलब सीवेज मतलब नाला होता है, बड़का बड़का नाला, उसमें गंदा पानी घूमते रहता है जो सीधे नदियों से मिला हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, नदी विषैला होता जा रहा है, नदी बर्बाद होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ ये कहते जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल को संरक्षण करना मतलब जल को बचाना, प्रबंधन मतलब व्यवस्था करना। तो जल को हम लोग बचाएं कैसे, व्यवस्था कैसे करें उसको रोकने के लिए, उसके बारे में दिया है। जल संसाधन दुर्बलता या संकट वितरण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति किया। तो याद रखिए राष्ट्रीय जल नीति कब बनाया गया, तो 1987 यानी 1987 में बनाया गया, ठीक है। कालांतर में कई समस्याओं को बढ़ने के लिए इसमें संशोधित जल नीति 2002, फिर इसको जल संशोधित करने के लिए कब लाया गया, तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 लाया गया, ठीक है। जो जल की उपलब्धता को बनाए रखेगा, जल में प्रदूषण से बचाएगा, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखो जल की उपलब्धता को बनाए रखेगा, जल की जो लेवल जो है उसको बना कर रखेगा, प्रदूषित होने से बचाएगा, और प्रदूषित अगर हो गया तो उसको पुनर्चक्र करके फिर साफ करेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा भूमिगत जल की पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है जल मिशन चलाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न से किस पूर्व राष्ट्रपति ने जल मिशन चलाया था, तो जल मिशन चलाए थे कौन, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। उन्होंने पुनः पूर्ति पर बहुत ज़्यादा बल दिया, ठीक है। यहाँ लिखा क्या आप जानते हैं शहरीकरण, भवन निर्माण, रेलगाड़ी, सड़क पक्कीकरण से जल पुनः पूर्ति में बाध्य हो रहा है। मतलब कि जहाँ अगर ज़मीन नहीं है तो वह पानी नहीं लगा रहेगा। मतलब ज़मीन पर क्या किया कि पूरा घर बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना दिए, तो उस जल कहाँ जमा रहेगा कि वो जल जो है धरती के अंदर जाए, चाहे ऊपर आवास में बन के ऊपर जाए, तो जल की इसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे मतलब ज़मीन जो होता है ब्लॉक होते जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, पुनः चक्रण में प्रॉब्लम होते रह जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है ना खेतों, गांव और शहरों में पर्याप्त जल मिल सके, इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग और वेटलैंड का संरक्षण, यानी जो वेटलैंड होता है, जो रामसर भूमि यानी आर्द्र भूमि जो होता है, जल संरक्षण, वर्षा जल के संचयन, अन्य मल जल का शोधन, पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलापों में सहयोग करता है। मतलब जो जहाँ जल ज़्यादा मात्रा में है वहीं से ना पुनर्चक्रण ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जल संभर प्रबंधन है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ समझिए जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उदाहरण कृषि, वानिकी एवं अनेक कार्य में इसका उपयोग होता है। जल को बचा कर रखेंगे, संभर करके प्रबंध उसको बचा कर रखेंगे, ठीक है। तो
क्या होगा कि आने वाले भविष्य में उसका अनेक कामों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका तकनीकी विकास देखेंगे। तकनीकी विकास तत्पर है कि ऐसे उपकरण जिससे जल का कम से कम उपयोग हो और अधिक से अधिक लाभ हो सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे सूक्ष्म फुहारे से सिंचाई, सीढ़ी नुमा खेती। इससे क्या होना है कि पानी जो होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधे को मिलती रहती है और पौधे को भी भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है और पानी की बर्बादी भी बच जाता है। ठीक है, अब वर्षा जल संग्रहण है उसका पुनर्चक्रण। ठीक है, अब वर्षा जल का संग्रहण कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा, यहाँ लिखा भूमिगत जल का 22% भाग जो होता है जल संचय यानी वर्षा जल के रूप में प्रवेश से वर्षा जल भूमि में प्रवेश करने में होता है। ठीक है ना, वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। ठीक है, अब यह लिख रहा भूमिगत जो जल होता है वो जितना भी जल है उसमें 22% जो जल है वो बारिश का जल जो है अंदर जाता है। ठीक है, 22% जो जल है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि क्या आप जान चुके हैं कि दुर्बलता और उसकी निष्कर्ता वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बनकर, मतलब जल की दुर्बलता है, जल की कमी है जो आपके लिए समस्या बनते जा रहा है। ठीक है, अब इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं में विफल होने के कारण और इसे विवाद, मतलब बहुत सारा इसमें विवाद होने के कारण अब एक कारण वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय जल संग्रहण तरीका बनाया, मतलब अनेक विवादों का अब समस्या का निपटारा निकलना था। तो क्या किया गया, जल संग्रहण जैसी नीति लाएगी। जल संग्रहण मतलब क्या होता है, जल को जमा कीजिए, अब छत पर जमा कर लीजिए, टंकी बना के जमा कर लीजिए, कहीं भी कीजिए। तत्कालीन भारत में वर्षा पद्धति मृदा गुणों को गहरा ज्ञान है। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय परिस्थितियों वर्षा जल, भौम जल, नदी, बाढ़ जल उपयोग में अनेक तरीकों को विकसित किए, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में गुल। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन याद रखिए, वर्षा जल के जो है ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना, प्रबल संभावना। ठीक है, वर्षा जल जो एकत्रित किया जाता है तो पहाड़ी क्षेत्र में एकत्रित किया जाता है तो उसको बोलते हैं गुल या कुल बोलते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में गुल या कुल कहते हैं। ठीक है, जो कि हिमालयन क्षेत्र में है, जैसी वाई का है। ठीक है, और नदी की धारा रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई करने के लिए बनाई जाती है। पश्चिम बंगाल भारत, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, हरियाणा, पंजाब आदि जगहों पर जो जल है जो संग्रहण किया जा रहा है, छतों पर जल को संग्रह किया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ होने के कारण सिंचाई के लिए बाढ़ के जल की वाहिकाएं बनाने का चलन है। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर जल को संरक्षित किया जा रहा है। यहाँ देखने को लिखा है, क्या आप जानते हैं मेघालय जो है, मेघालय स्थित चिरापुंजी यानी मानसीराम में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पे जल संकट का निवारण के लिए 25% जो जल होता है वो क्या किया जाता है, जल संग्रहण किया जाता है। मतलब दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मानसीराम में और चिरापुंजी में। ठीक है, अब वहाँ भी पानी पीने की समस्या, सूर्य भी बोला हूँ, तो वहाँ समस्या को निपटने के लिए क्या किया जाता है, वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है, यानी वर्षा जल को जमा किया जाता है। जैसे होता क्या है ना कि छत वाले क्या होते हैं, छत को इस तरह से डिजाइन बनाए रहते हैं कि थोड़ा सा हल्का ढाल रहता है छत को। ठीक है, और यहाँ से मान के चलिए एक पाइप लगा दिए, पाइप लगा के ऐसे लाके यहाँ टंकी बना दिए, तो ये जो बारिश होता है ना, बारिश तो ये पानी जो होता है इसे गिरता है और पाइप में से इंटर करके और आकर टंकी में जमा हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है ना कि जल को संग्रहित होते रहता है और हम लोग को प्राकृतिक जल मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह राजस्थान में भी किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ से पुकारा जाता है। मतलब राजस्थान में जब इसको जल को संग्रहित कर खाया जाता है तो इसको खादीन कहा जाता है या जोहड़ कहा जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजस्थान में बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत टंकी बनाया जिसे टांका कहते हैं, यानी जमीन के भीतरी टंकी बना दी और वहाँ पानी जमा करे तो उसको टांका बोलेंगे। ठीक है, यानी टंकी ऊपर रहता है, टंका नीचे। ठीक है, यह प्राय आंगन में होता है, मैंने आंगन में इसे बना दिया जाता है, जमीन के नीचे एक टंकी बनाया जाता है जहाँ पानी को जमा किया जाता है। ठीक है, जिससे छत का जल का संग्रहण में पाइपों द्वारा जोड़ दिया जाता है। और इस कार्य में राजस्थान में एनजीओ जो है तरुण भारत संघ पूछेगा एनजीओ निम्न में से किससे संबंधित है, तो वर्षा जल संग्रहण से संबंधित है। ठीक है, याद रखना तरुण भारत संघ। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे तो मेघालय के शिलांग में वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपराओं से चलते आ रहे थे। जो मेघालय में जो शिलांग क्षेत्र है उसकी राजधानी जो है वहाँ वर्षा जल संग्रहण के देख सकते हैं, यहाँ फोटो जो बना हुआ है वर्षा जल संग्रहण के लिए कैसे, जैसे ये पाइप लगा दिया, पाइप लगा के यहाँ टंकी बना दी, यहाँ पानी और इसके आगे कल लगा दिया, यही टंकी का पानी जो है आप कल से निकाल सकते हैं कि नहीं है। अब राजस्थान में इंदिरा गांधी जो नहर बनाता जो कि राजस्थान के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ था, जिसकी वजह से और जो सतलज नदी के पानी जो है मोड़कर राजस्थान में पहुंचाया गया था, जिसे राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्रों में सिंचाई होने की व्यवस्था शुरू हो गई थी। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव में जल संग्रह करने की व्यवस्था 200 गांव में है। ठीक है, मतलब कि कर्नाटक एक ऐसा गांव है जिसका नाम है गंडाथूर, और गंडाथूर में 200 ऐसे घर बनाए गए जिसमें जल को संग्रहित किया जा रहा है, सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद देखेंगे तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों में वर्षा जल के संग्रहण की बात की गई। ठीक है, उसके बाद आएंगे सोन नदी परियोजना के बारे में कह रहा है। तो सोन नदी घाटी जो परियोजना है ये बहुआयामी उद्देश्यों से परियोजना जो चलाई गई थी। उसको देखेंगे तो ये परियोजना जो है बिहार के इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं अभी भी बनाई जा रही है। ठीक है, इनमें 3 परियोजनाएं, सोन परियोजना, गंडक और कोसी परियोजना। ठीक है,
अब देखेंगे एक एक परियोजना के बारे में। सोन परियोजना जो बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना में से एक जो पहली परियोजना है और ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश सरकार के समय में ही फसलों को बचाने के लिए ये परियोजना लाई गई थी। यह परियोजना 1874 में ही लाई गई थी। डेहरी के समीप पूरब, और अब देखो यहाँ से डेहरी के समीप पूरब और पश्चिम दिशाओं में ये नहरें निकल जाती है। मतलब सोन नदी परियोजना आ रही है और दो भागों में बढ़ के पूरब और पश्चिम साइड में, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर पूरब की ओर, और यहाँ बढ़ेगा मतलब पूरबी साइड में ईस्ट हो गया, पूरब की ओर बढ़ेगा तो पटना, गया और औरंगाबाद ये हो गया। मतलब गया, उसके बाद से औरंगाबाद और ये पटना, यानी गया, औरंगाबाद और पटना में पहुंचेगा, ठीक है। 3 लाख हेक्टेयर तक वही इस नहर की जो पश्चिमी शाखा है, ये पश्चिमी जो शाखा गई, इसमें से 3 शाखाएं निकल गई है। 3 शाखा इसमें से निकला, ठीक है ना। क्या निकला भैया? 3 शाखा निकला, एक सीधा, एक इस साइड से, एक इस साइड से। पश्चिमी शाखा भी 3 भाग में बटा हुआ। प्रत्येक इस प्रकार की ये 3 शाखाएं जो रोहतास, बक्सर और भोजपुर, जो तीनों जिलों में प्रभावित होती है। मतलब रोहतास में, बक्सर में और भोजपुर में ये प्रभावित होती है, ठीक है। आगे आ जाइए, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट पेज को पढ़ते लो, ठीक है। चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझ आ रही होगी, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। 1968 ईस्वी में एक योजना चलाई गई। डेहरी में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रापुरी नामक स्थान पर एक बांध लगाकर इस परियोजना का शुरुआत किया गया, प्रयास किया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश बिहार का चावल प्रदेश बन गया। यानी कि जो रोहतास जो एरिया था ना, वो पहले सूखा क्षेत्र था, लेकिन सोन पर बांध बना के उसको पानी को इधर बदल दिया और इधर रोहतास साइड में आ गया। उसके बाद भोजपुर में, उसके बाद बक्सर में पहुंच गया, ठीक है। इधर साइड में गया में, औरंगाबाद में, और उसके बाद पटना पहुंच गया। तो रोहतास वाला जो क्षेत्र है ना, वो पहले सूखा क्षेत्र था, लेकिन अभी जो है ये चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार का जो चावल का कटोरा का नाम नहीं, रोहतास नहीं होगा चावल का। एक्चुअली में गेहूं वहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। मतलब बिहार के विभिन्न जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र जो है वो सब वहाँ पर चावल ज़्यादा उगाने लगा। पूरा बिहार ही चावल का कटोरा जाना जाता है, ठीक है। अब आएंगे तो पश्चिमी नहर पर डेहरी समीप शक्तिगिरी की स्थापना की। वहाँ पर पावर प्लांट भी बैठा दिया गया, शक्तिगिरी भी, ठीक। उसके बाद डालमिया नगर में एक छोटे से औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर कर रहा है ना। इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा पर बारून नामक स्थल से ये शक्तिगिरी की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछा था, डालमिया नगर जो है औद्योगिक क्षेत्र किस लिए फेमस है? तो आप देखो, वहाँ सीमेंट के लिए फेमस है, अन्य कार्यों के लिए भी फेमस है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सोन की सहायक नदी जो रैयान है, इस पर भी बनाई गई है बांध, जो कि उत्तर प्रदेश में जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो बिहार का विभाजक जो करती है, इंद्रपुरी जलाशय करती है ना। कौदन जलाशय की योजना में जानी जाती है। बिहार विभाजन के पूर्व जो होता है, मतलब बिहार जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय इंद्रपुरी जो जलाशय थी वो है ना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती है। इंद्रपुरी जलाशय जो है किस नाम जानी जाती थी? कदवन जलाशय के नाम से जानी जाती है। यहाँ देखेंगे तो इसका अंतर्गत बहुत सारे जलाशय, दुर्गावती जलाशय, ऊपरी क्यूल जलाशय, परियोजना और दुनिया भर के जलाशय जो है यहाँ पर बरनार जलाशय जो है फेमस है, ठीक है। अब आइएगा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जल को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कुछ जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों से गिरा हुआ है? तो 97.5 या 96.6, ठीक है। देश में बांधों को किसने कहा था? ज्वाला नेहरू ने कहा था कि बांध जो है मंदिर, मतलब आधुनिक भारत का मंदिर है। प्राणियों की अगर बात करें शरीर में तो 65%, और वही पौधे को पूछता तो 95%। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक बढ़ रहा है, और राजस्थान और महाराष्ट्र पूछता तो फ्लोराइड हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर जो है आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहीं पर लेते हैं ब्रेक, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे। तो वीडियो करते हैं एंड, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।